नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 12 दिसंबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के समाचार पत्र में कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 8 पे मिलेगा। इसको आप अपने सेकंड पेपर से यानी कि राज व्यवस्था से जोड़ सकते हैं। यहां पर देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इसके संशोधन की बात हो रही है। अब आपको पता है कि जो सहकारी समितियों का बिल था वो 2002 में आया था, ठीक है। तो उसी बिल के अंदर कुछ कमियां थी। अब उन कमियों को दूर करने के लिए यहां पर 2022 में जो संशोधन का प्रस्ताव है ये लोकसभा के अंदर पेश करा गया है। तो ये तो हो गया इसका संदर्भ। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें कौन कौन से सुझाव सरकार के द्वारा दिए गए हैं, प्लस सरकारी समितियां होती क्या हैं। तो एकदम बेसिक से एक एक चीज बता दूंगा। अगर आपने ये टॉपिक पहले से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा, सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि सहकारी जो समिति होती है या जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूं कि मान लीजिए यहां पर 4 लोग हैं, ठीक है। अब 4 लोग जो हैं ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं। ये लोग क्या करते हैं, एक अपना अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट का मतलब है एक ऐसा ही आपस में मिलके ये लोग क्या करेंगे, हर व्यक्ति यहां पर 100-100 रुपए प्रदान करता है। तो यहां पर इस अकाउंट में कितने रुपए हो जाएंगे, 400 रुपए। अब मान लीजिए बी को कल को अकस्मात कोई जरूरत पड़ जाती है, बी के घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है या फिर अचानक से कोई ऐसा खर्चा आ जाता है जिसके बारे में बी ने नहीं सोचा था। तो वो क्या करेगा, वो इस 400 रुपए से क्या करेगा, अपने उस खर्चे की पूर्ति कर लेगा। जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो इंटरेस्ट के साथ वो इसी अकाउंट में ये 400 भी वापस कर देगा, प्लस कुछ इंटरेस्ट भी दे देगा। इस तरीके से मान लीजिए कुछ टाइम के बाद डी को अचानक से जरूरत पड़ जाती है तो वो यहां से उतना ही पैसा निकाल सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि 4 लोग आपस में मिलते हैं और एक ऐसा अकाउंट का निर्माण करते हैं जिससे वो अपनी जरूरतों को, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जरूरतों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, या फिर बात करी जाए अपने हितों को पूरा करते हैं। तो जब ऐसी बात आती है और यहां पर कई सारे लोग मिलके एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह बना लेते हैं जिनसे वो अपने ग्रुप की जो प्रॉब्लम्स हैं, यहां पर देखिए ना, ये प्रॉब्लम ही तो थी, प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे संगठन को हम लोग सहकारी समिति के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए, सहकारी समिति की जब बात करते हैं ना, तो ये जो मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स कैसी हो सकती हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक हो सकती हैं, यानी कि कोई आर्थिक प्रॉब्लम हो सकती है। किसी सामाजिक पहल को दूर करने के लिए कुछ लोग अपना ग्रुप बना सकते हैं। मान लीजिए समाज में कोई ऐसी प्रथा है जिसके विरोध में बात करनी है, या फिर कोई ऐसा कानून है, नियम कानून है, उसके विरोध में बात करनी है। तो कई सारे लोग, 5 से 6 लोग मिलके और उस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक सामाजिक पहल को भी स्टार्ट करते हैं। दूसरा, मान लीजिए समाज में एक एक सोसाइटी है, उसके अंदर कई सारे समूह रहते हैं। अब जो ये वाला समूह है, ठीक है, इसका अपनी एक संस्कृति है। अब ये अपनी संस्कृति को बचाने के लिए क्या करता है, अपने लोगों का एक समुदाय से लोगों का एक ग्रुप बनाता है, एक संगठन बनाता है और उसी को सहकारी समिति नाम देता है। अब इसका लक्ष्य क्या होगा कि अपनी संस्कृति का क्या करना, प्रचार प्रसार करना, ठीक है, अपनी संस्कृति को संरक्षण प्रदान करना। तो कहने का मतलब है यहां पर लोगों के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो लोगों के लक्ष्य हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। किसी का आर्थिक लक्ष्य हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले वाले उदाहरण में बताया कि जिसके पास भी पैसे की प्रॉब्लम आएगी तो वो ये काम करेगा। किसी का कोई सामाजिक पहल हो सकती है, किसी की कोई सांस्कृतिक पहल हो सकती है। इस टाइप के जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लक्ष्य होते हैं, इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए लोग क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं और उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बेसिक सी चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो, जब मान लो, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, 4 व्यक्ति थे, ए बी सी डी, इन्होंने चारों ने एक ग्रुप बनाया, उसमें पैसे जमा करे। तो अब आप पूछेंगे इसमें से मेन कौन व्यक्ति रहेगा, तो कोई भी इसमें से मेन व्यक्ति नहीं रहता है। ये सारे मेन व्यक्ति होते हैं सहकारी समिति के अंदर। दूसरे तरीके से मैं आपको समझाऊं कि इसमें कोई एक अकेला मालिक नहीं होता है, सभी व्यक्ति यहां पर अपने अपने मालिक होते हैं।
यहाँ पर बात करी जाती है, देखिए कितनी अच्छी चीज निकल के सामने आती है कि लघु उद्योग जो होते हैं या कुटीर उद्योग जो होते हैं उनका निर्माण यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ साथ बात करें जो वर्ग संघर्ष वाली बात होती है उसकी भी समाप्ति देखने को मिलती है। अगर इसके इतिहास की बात मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, अगर वर्ल्ड के लेवल पर आप बात करोगे ना तो सबसे पहली चीज याद रखना, डेनमार्क के अंदर ऐसा बोला जाता है 14वां या 15वीं शताब्दी के अंदर डेनमार्क के अंदर ना एक प्लेग फैला था जिसको ब्यूबोनिक प्लेग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्लेग से ना वहां पर ऐसा बोला जाता है कि 1/3 जनसंख्या जो थी वो खत्म हो गई। तो अब यहां पर क्या हुआ कि लोगों के पास जो कृषि के मैदान थे ना, तो कृषि मैदानों में काम करने के लिए जो लेबर होते हैं उनकी कमी देखी जा रही थी। तो यहां पर डेनमार्क ने क्या किया, डेनमार्क ने सभी लोगों से बोला कि जो भी लोग डेनमार्क के अंदर हैं सभी लोग सभी के खेतों में काम करेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये चीज यहां से स्टार्ट होती है, यानी कि अब मान लीजिए ए का कोई खेत है तो उसमें बी भी काम करेगा, सी भी काम करेगा, डी भी काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ए का खेत है तो अब एक ही जिम्मेवारी है काम करने की, वैसे ही ए जो है वो दूसरे के खेतों में भी काम करेगा। अब जब सब लोग यहां पर बी सी डी भी काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बी का भी कुछ हिस्सा इसमें होगा, सी का भी हिस्सा होगा, डी का भी हिस्सा होगा, तो ये हिस्से इनको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो सहकारी समितियां थी उसकी शुरुआत होती है। बाद में देखा गया ये चीज कृषि से स्टार्ट होकर किस में पहुंची, डेयरी में पहुंच गई। ठीक है, डेयरी का जो उद्योग था उसमें भी ये चीज देखने को मिली। जब बात करे जाते हैं यहां पर पवन चक्कियों की, तो यानी विंड मिल्स की, हाउसिंग की, तो इन सब जगह भी ये सारी समितियां देखने को मिलती हैं। इंडिया में अगर बात करें, हमारे प्यारे भारत में, तो भारत के अंदर 1904 का वर्ष था जब पहली बार सहकारी समिति का यहां पर नाम लिया गया था, यानी कि सहकारी समिति में एक ऋण का अधिनियम यहां पर बनाया गया था। ठीक है, सहकारी समिति ऋण अधिनियम, और यह ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। आपने नाम सुना होगा, एडवर्ड लॉ करके एक समिति बनाई गई थी, तो इनकी अध्यक्षता में इन्होंने ऋण के लिए अधिनियम बनाया था। अब यहां पर ऋण का मतलब क्या था, यहां पे ऋण का मतलब था कि वही जो मैंने अभी उदाहरण दिया कि 4 लोग हैं तो चारों लोग क्या करेंगे, 100-100 रुपए एक अकाउंट में जमा करेंगे और जिसको भी आवश्यकता होगी वो इसी में से पैसे निकाल लेगा। तो इस टाइप का अधिनियम यहां पर बनाया गया, परंतु ये बेसिकली किस चीज के लिए फोकस करता था, लोन के लिए। 1912 में आते आते ना यहां पर जो सहकारी समिति अधिनियम था इसको प्रॉपरली बनाया गया। अब इसके अंदर हर टाइप की, यानी ऑल टाइप्स की जो भी समितियां होती थी, भाई यहां पे तो केवल लोन वाली समितियां थी, बट यहां पर ऑल टाइप की समितियों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। यहां पर जैसे 1904 का मैंने उदाहरण लिया, तो अगर इससे भी पहले आप देखोगे ना तो यहां पर अहमदनगर यानी कि महाराष्ट्र की बात करें, पुणे की बात करें, तो वहां पर क्या था, किसानों ने जब आंदोलन किया, और किसके विरुद्ध में, साहूकारों के विरुद्ध में, क्योंकि साहूकार उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे, बहुत ज्यादा ब्याज वसूलते थे। तो सारे किसान एक हो गए और इन्होंने इनके विरुद्ध आंदोलन स्टार्ट करा। तो एक तरह से देखा जा रहा है तो यहीं से ही भारत में सहकारी समिति ने अपने पांव जमा लिए थे। तो ये थोड़ा सा मैंने जो आपको इतिहास बताया है वो याद रखिएगा। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि 2022 में जो ये बिल आया है, ठीक है, तो ये 2002 वाले जो एक्ट है उसको संशोधित करेगा। तो यहां पर सरकार ने क्या क्या प्रावधान रखे हैं इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है कि पहली चीज तो ये आपको समझ में आना चाहिए, जैसे मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में यहां पर आपको बताया, तो यहां पर किसकी बात हो रही है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है, मान लीजिए कई सारे स्टेट हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, तो ये सारे स्टेट मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, तो उसको मल्टी स्टेट कहते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है, एक उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण इसका रहता है शुगर मिल का। ठीक है, अब जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण लेते हैं और कर्नाटका का उदाहरण लेते हैं, तो महाराष्ट्र और कर्नाटका में ना बहुत सारी शुगर मिल्स हैं। तो यहां पर इन शुगर मिल्स में क्या होता है कि बहुत ज्यादा यहां पर गन्ने की आवश्यकता रहती है कच्चे माल के तौर पे। तो यहां पे जो ये मिल्स होती है ना, अगर मान लीजिए कोई महाराष्ट्र की मिल है तो वो कर्नाटका से भी गन्ने लेती है, या मान लीजिए कर्नाटका की कोई मिल है तो वो महाराष्ट्र से भी गन्ने लेती है, जो बॉर्डर पे यहां पर उपस्थित होती हैं। तो यहां पर ऐसे करके एक गन्ना सहकारी समिति बनाई जाती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि विभिन्न विभिन्न राज्यों के जो हितधारक होते हैं वो इस समिति के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसको, ऐसी समितियों को हम लोग बोलते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मान लीजिए कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, वो उत्तर प्रदेश से गेहूं लेती है, ठीक है, और
बात करी जाती है कि महाराष्ट्र से वो शुगर लेती है, ठीक है। तेल की बात करते हैं तो एमपी से वो तेल लेती है और इन सबको मिला के वो क्या करती है, बिस्किट का निर्माण करती है। तो यानी कि एक ऐसी समिति होगी जिसमें इन तीनों राज्यों के जो सदस्य हैं वो रहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, वैसे तो जो सहकारी समिति होती है ना, तो ये राज्य सूची का विषय होता है, परंतु जब हम लोग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो ये चीज जो होती है ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगर मैक्सिमम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें तो वो कहां पर देखने को मिलेंगी आपको, महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद यूपी के अंदर और फिर नई दिल्ली के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे अमूल है, एक बहुत अच्छा उदाहरण यहां पर अमूल का आता है। तो अमूल कैसा है, अमूल जो है वो उत्पादन कहीं और करता है, ठीक है, उसकी पैकेजिंग कहीं और होती है और अपने प्रोडक्ट को जब सेल करता है तो वो कहीं किसी और राज्य में करता है। तो अमूल भी एक टाइप का कैसा हुआ, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ। तो इन सब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत क्या होता था कि इसमें इसके जो सदस्य होते हैं वो हर एक उस स्टेट का मेंबर यहां पर होता है जिस स्टेट इसमें समिति के अंदर शामिल होता है। इसी के अंदर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हर एक स्टेट का एक व्यक्ति यहां पर होता है और यही, अगर इसके प्रशासन की बात करें या इसके वित्त की बात करें, यानी कि इसको पैसा वगैरह जो भी आर्थिक होता है वो कहां से आता है, तो इसके बारे में ना यहां पर सरकार ने प्रावधान करा था सेंट्रल रजिस्ट्रार का। यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्रार जो होता है वो इनका एडमिनिस्ट्रेशन और वित्त दोनों चीजें केंद्र सरकार का एक रजिस्ट्रार ही संभालता है। ये तो बात हो गई 2002 की। अब यहां पर कुछ कमियां देखी गई इसमें। वो कमियां क्या थी कि पहली चीज तो इनको क्या करना था, जिस तरीके से यहां पर सदस्यों की नियुक्ति होती है तो इन्होंने बोला कि यहां पर जो चुनाव प्राधिकरण होता है ना उसका हम निर्माण करेंगे। तो यानी कि एक सहकारी चुनाव प्राधिकरण का निर्माण करा जाएगा। दूसरा, यहां पर सहकारी सूचना अधिकारी की नियुक्ति होगी। जो भी इन समितियों को प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, जो इनकी समस्याएं होती हैं, इनको सुनने के लिए यहां पर एक अधिकारी की नियुक्ति करी जाएगी। इनकी शिकायतों की जांच करने के लिए यहां पर एक सहकारी लोकपाल को भी यहां पर नियुक्त करा जाएगा, जो अभी तक यहां पर नहीं सम्मिलित था। जो भी ऐसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो जिनकी आर्थिक हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो उनको उनके पुनरुद्धार के लिए यहां पर सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना करी जाएगी। देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपकी मेंस आंसर राइटिंग के लिए। यहां पर देखिए मर्जर की बात भी हो रही है। कोई भी जो बहुराज्य सहकारी समिति है ना, उसमें कोई भी नॉर्मल जो सहकारी समिति है उसका विलय यहां पर करा जाएगा। हालांकि इसकी कुछ शर्तें हैं, उस शर्तों को जो फॉलो करेगा तो उस सहकारी समिति का विलय भी यहां पर हो सकता है। तो ये था इस पूरे आर्टिकल का सार। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 9 पे देखने को मिलेगा। इसको आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं जहां पर हम लोग प्रौद्योगिकी के बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पर बात हो रही है किसके बारे में, एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी सामने आई है, नहीं। इस पे क्या है कि यूएसए के अंदर जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जैसे एफबीआई हो गई, ठीक है, तो इन्होंने कुछ आपत्तियां जाहिर करी हैं। इस वजह से ये जो प्रोसेस था ये हाईलाइट हो गया। अब जरा इस प्रोसेस को पहले समझते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये वाला जो कंप्यूटर आप देख रहे हो ये एक सेंडर है। सेंडर का मतलब है कि ये मैसेज भेजता है, ठीक है। और जो ये चीजें देख रहे हो ये क्या है, ये एक रिसीवर है जिसको मैसेज मिलेगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं एक्स, इसको नाम दे देते हैं वाई। एक्स जो है वाई को एक मैसेज भेजता है, उस मैसेज में लिखा है, सिंपल लिखा है हेलो। अब यहां पर एक्स और वाई दो यूजर हो सकते हैं, दो बड़ी बड़ी कंपनीज हो सकती हैं, सरकार के अंदर कोई मंत्रालय हो सकते हैं। तो जो भी ये सूचनाएं भेजी जा रही हैं ये एक एंड से, एंड टू एंड का मतलब हुआ ये एंड और ये एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक सुरक्षित कैसे पहुंचेगा। तो यहां पर देखिए हेलो मैसेज यहां पर भेजा गया, तो सबसे पहला जो स्टेप था उसको बोलते हैं इनक्रिप्ट, या इसी को बोलते हैं क्या, इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का मतलब होता है जो भी आपका ओरिजिनल मैसेज है उसको परिवर्तित कर दिया जाए किसी और मैसेज से। अब देखो यहां पर कोई व्यक्ति को यह मैसेज दिखेगा तो वो समझ नहीं पाएगा कि इसका मतलब क्या है, हेलो इसका मतलब है। यहां पर कोई भी नंबर, कोई भी सिंबल आपके सामने आ रहे हैं। तो इस प्रोसेस को जहां पर हम अपने ओरिजिनल मैसेज को इनक्रिप्ट कर देते हैं, इस प्रोसेस को इनक्रिप्शन कहा जाता है। अब यहां पर जब ये वाई के एंड पे पहुंचता है ना, तो वाई के एंड पे इनक्रिप्शन का जस्ट ऑपोजिट का प्रोसेस होता है, एकदम उल्टा, उसको बोलते हैं डीक्रिप्शन या डीक्रिप्ट। अब वही प्रोसेस, वही विधि या वही प्रोसेस जिससे हेलो को आपने इसमें कन्वर्ट किया था, वही प्रोसेस यहां पे लगाया जाएगा और इससे वापस से हेलो में कन्वर्ट हो जाएगा और वाई को ये मैसेज मिल जाएगा। तो ये कैसा हुआ, इसी को बोलते हैं इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन। अब यहां पर बेसिकली कहना क्या है, यहां पर ये वाली चीज जो है जिसको बोल रहे हैं माध्यम, किस माध्यम से जा रहा है। अब मान लो यहां पर कोई थर्ड पार्टी बैठी हुई है,
अब वो थर्ड पार्टी कोई व्हाट्सअप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, या कोई हैकर हो सकता है। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी है ये इस मैसेज को नहीं देख पाए, इसी को बोलते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन। यानी कि फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी, इन्हीं दोनों के बीच में जो हेलो है इनको दिखना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिखना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया को इंक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। इसको जरा यहां पे समझिए, जैसे ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट था उसी को हम लोग बोलते हैं हेलो। आपसे प्रारंभिक परीक्षा में ये भी पूछ सकते हैं कि साइफर, इसको क्या बोलते हैं? साइफर। साइफर टेक्स्ट क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जब हेलो को हमने इनक्रिप्ट करा ना, तो वो अजीब अजीब से सिंबल वहां पे बन के आने लगे, है ना? तो ये वाले जो सिंबल थे इनको हम लोग बोलते हैं साइफर टेक्स्ट, जो इनक्रिप्ट होके आते हैं। अब देखो, ये पूरी साइड जो है ये किसकी साइड है? एक्स की। और ये पूरी साइड किसकी है? वाई की। तो अब यहां पर ये मैसेज जब यहां पे जाएगा तो बेसिकली मैसेज क्या जा रहा है? ये मैसेज। ठीक है, अब यहां पर इसको मिलेगा क्या? क्या इसको ओरिजिनल टेक्स्ट मिलेगा? नहीं। इसको क्या दिखेगा? इसको दिखेगा यही साइफर टेक्स्ट, जो ये पासवर्ड जिसमें लगा हुआ है। अब इसी साइफर टेक्स्ट में वो क्या लगेगा? वही एल्गोरिथम लगाएगा जिस एल्गोरिथम से हेलो को इसमें कन्वर्ट करा गया था। तो वापस से इसको कन्वर्ट करके किस में बदल देगा? ओरिजिनल टेक्स्ट में। यानी कि अब इसको यहां पर क्या दिखने लगेगा? हेलो। तो इस प्रोसेस को याद रखिएगा। ओरिजिनल टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है यह भी आपको पता होना चाहिए। अब यह तो बात हो गई कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन की। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का जाहिर सी बात है भाई, सिक्योरिटी चाहिए। मैं अगर किसी व्यक्ति को मैसेज भेजता हूं या कोई व्यक्ति मुझे मैसेज भेजता है, तो जाहिर सी बात है हम ही दोनों लोग उस मैसेज को पढ़ पाएं, बाकी कोई थर्ड पार्टी उस मैसेज को बिल्कुल ना पढ़ पाए। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, परंतु यहां पर क्या है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, बेसिकली यहां पर एफबीआई की बात हो रही है, तो उसने बोला है कि कुछ चिंताएं जाहिर करी हैं। सबसे बड़ी चिंता है उनकी सुरक्षा की। और किस सुरक्षा की? देश की आंतरिक सुरक्षा। ये जो एक्स और वाई हैं ये तो आतंकवादी भी हो सकते हैं, ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो समाज में हिंसा फैलाने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर दंगे भड़काना, फेक न्यूज को फैलाना या आतंकवादी गतिविधियां जो हैं, ये लोग भी अपने मैसेज भेजेंगे तो इनको भी कोई थर्ड पार्टी, जैसे मान लीजिए थर्ड पार्टी में तो एफबीआई भी आ जाएगी या कोई भी गुप्तचर एजेंसियां हैं वो भी आ जाएंगी, तो वो इस मैसेज को पढ़ नहीं पाएंगी। जब पढ़ नहीं पाएंगी तो इनके जो एक्टिविटी है उसके बारे में पता नहीं लग पाएगा। तो यहां पर यह सबसे बड़ी चिंता यहां पर दिखाई गई है। अगला आर्टिकल देखिए, आपको प्रश्न संख्या 12 पर मिलेगा। इसको भी आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं। अब यहां पर आपके दो मुद्दे कवर होंगे। पहला तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, और दूसरा हमारा पर्यावरण। यहां पर देखिए क्लीन गंगा की बात हो रही है, बट यहां पर क्लीन गंगा से यहां पर जो शिफ्ट हुई है वो उसको क्या बोल रहे हैं? अर्थ गंगा। आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से सुन लिया होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। मैं बेसिक से आपको बता देता हूं क्या हुआ था 2019 के टाइम पे। ठीक है, कानपुर के अंदर एक राष्ट्रीय गंगा परिषद, इसकी बैठक हुई थी और उस बैठक में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा यह बोला गया था कि भाई नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये सबसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है गंगा को शुद्ध करने के लिए। अब इसी प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करेंगे ना, यहां पर इसके मॉडल को हम लोग शिफ्ट करेंगे अर्थ गंगा में। ठीक है, अर्थ का मतलब यहां पर क्या है? यहां पर अर्थ का मतलब इकोनॉमिक्स है, यानी कि आर्थिक व्यवस्था से। अब देखिए इसका मतलब क्या है, बड़े आराम से समझिएगा। जैसे गंगा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है, तो जितने जितने राज्यों से वो निकलती है, उत्तराखंड की बात कर लें, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो ये जब जहां जहां से अपने मार्ग में प्रभावित होती है, तो वहां पर क्या होता है? एक तो पहली चीज तो सबसे बड़ी चीज है कि वहां की सफाई। ठीक है, हमें गंगा नदी की सफाई करनी है। दूसरा, नदी के आसपास जो पर्यावरण है उसकी हमें सुरक्षा भी करनी है। तीसरा, अब आप जहां पर भी देखोगे इन सब राज्यों में जहां पर भी गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो उसको धार्मिक रूप से उसकी काफी मान्यता होती है। तो जहां पर भी धार्मिक रूप से मान्यता होती है तो वहां पर पर्यटन का विकास होता है। अब यहां पर जब पर्यटन आता है ना, तो पर्यटन से क्या आती है? हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है। जो आसपास के लोग रहते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग बनारस का उदाहरण ले लेते हैं, तो बनारस में आपने देखा कितने सारे घाट हैं, बहुत सारे पर्यटक, देशी विदेशी कई सारे पर्यटक वहां पे घूमने जाते हैं। तो लोकल के जो लोग हैं वहां पर, अब बहुत सारी खान पान की दुकानें हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, टैक्सी सर्विसेज हैं, ये सारे लोगों को क्या मिलता है? रोजगार। और इसी रोजगार में उनके पास जब पैसे आते हैं तभी उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है, और जब मार्केट में जाके वो सामान खरीदते हैं तो यही पैसा वापस से किसके पास आता है? सरकार के पास। तो घूम फिर के कहने का मतलब है कि इकोनॉमी उस जगह की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट उसका होता है। तो अब जैसे आप ये देख पा रहे हो ना, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ये पीआईबी का डायग्राम है। यहां पर देखिए इलाहाबाद की बात हो रही है, वाराणसी की बात हो रही है, तो यहां पर मल्टी मोड टर्मिनल्स। तो यहां पर सरकार का अर्थ गंगा प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना चाहती है? वो इन सारे स्पॉट्स को, जहां पर भी गंगा नदी
प्रवाहित होती है, इन सारी जगहों पर पर्यटन की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इनका विकास करना है। तो यहां पर मल्टी मोड टर्मिनल मॉडल्स बनाए जाएंगे, ठीक है। जैसे आप ट्राइंगल देख पा रहे हो, ये ग्रीन कलर देख पा रहे हो, तो यहां पर जेटीज चलेंगी। जैसे वाटर के जो स्पोर्ट्स होते हैं आपने टीवी वगैरह में देखे होंगे या आपने अगर करे भी होंगे, ठीक है। तो पानी के ऊपर जो ऐसे छोटी सी बाइक होती है वो चलाना, या जो रोरो सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जो छोटे से क्रूज होते हैं उनको चलाना, तो उनसे भी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। रोरो टर्मिनल्स जो सामान की आवाजाही है उससे भी अर्थव्यवस्था में योगदान होगा। तो ये सारी लोकेशंस में जो ये नोटेशन सिंबल आप देख पा रहे हो, उन सिंबल का मतलब यहां पर लिखा हुआ है। तो आप समझ जाओगे कि यहां पर बेसिकली बात हो रही है यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की। तो यहां पर इतना डेवलपमेंट गंगा नदी के ऊपर करना है सरकार को, और उसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को क्या बोला जा रहा है, अर्थ गंगा का नाम दिया जा रहा है। यहां पर देखिए इसके कुछ मुख्य प्रावधान हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट का मतलब होता है कि भाई आप कोई भी खेती करो। जीरो बजट का मतलब क्या हुआ कि खेती में आपकी लागत नहीं आनी चाहिए, मतलब आप शून्य लागत से खेती करिए। अब इसका मतलब है कि आप कोई भी कीटनाशक का उपयोग नहीं करेंगे, कोई भी रासायनिक उर्वरक का यूज नहीं करेंगे, जो गाय का गोबर इत्यादि है इसी को उर्वरक के तौर पे आप इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा बोला जा रहा है कि गंगा नदी जो है इसके दोनों साइड पे, ठीक है, 10-10 किलोमीटर की रेंज में इसी टाइप की खेती को अलाउ करा जाएगा। तो देखिए नेचुरल फार्मिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो भूमि है उसकी उर्वरता बनी रहेगी, ठीक है। यहां पर किसी भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं होगा, वो कीटनाशक जो होंगे वो बह के गंगा नदी में नहीं आ पाएंगे, तो इससे गंगा की सफाई भी रहेगी, प्लस यहाँ के पर्यावरण का भी नुकसान नहीं होगा। इसी प्रकार इसके आसपास का जो भी अपशिष्ट जल होता है, जो भी उद्योग वगैरह यहाँ पर होते हैं, उनसे जो जल निकलता है ना, तो उस अपशिष्ट जल को वापस से रिसाइकिल करो और इन्हीं उद्योगों को दीजिए कि इसको आप वापस से रीयूज करा जा सके। यहाँ पर क्या है, जो लोग रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मानव बस्तियां होती हैं, तो जो भी पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं तो यहाँ पर हाट का आयोजन करा जाएगा। इसमें हाट में क्या है कि लोकल के जो भी उत्पाद होंगे, स्थानीय उत्पाद, ठीक है, जैसे बनारस आप घूमने गए तो बनारस में लिट्टी चोखा की बात कर रहे हैं, या बनारस में जो लोकल के उत्पाद, बनारसी साड़ी की बात कर लीजिए, वहां के जो औषधि पौधे हैं या जो आयुर्वेद है वहां पर, उसकी दुकानें लोकल्स खोलेंगे हाट के टाइप में, ठीक है। तो उन दुकानों से क्या है कि वहां पर उससे भी पर्यटन आएगा, तो वहां पे चीजें खरीदेगा, तो अर्थव्यवस्था में योगदान होगा। दूसरा, उनको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जो मैंने आपको बताया नाव पर्यटन या जो भी वाटर के स्पोर्ट्स होते हैं, योग गतिविधियां होती हैं, इनको भी क्या करा जाएगा, गंगा के आसपास संचालित करा जाएगा, तो इससे भी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। तो ये ओवरऑल क्या करना है कि गंगा के आसपास के जो राज्य हैं, जो भी वहां पर मेन मेन स्पॉट हैं, उसको अर्थव्यवस्था उसकी दुरुस्त करनी है, उसको डेवलप करना है। उसी को हम लोग अर्थ गंगा के नाम से जान रहे हैं। अगला आर्टिकल देखिए आपको प्रश्न संख्या 6 पे मिलेगा, इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब देखिए इस आर्टिकल में ना यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है चाइना टेस्ट, ठीक है। तो पहली चीज मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि चाइना टेस्ट में यहां पे ऐसा नहीं है कि कोई यहां पर कोई आविष्कार हुआ है या फिर कोई इन्होंने मिसाइल वगैरह बना ली है या मिसाइल टेस्ट कर ली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना टेस्ट का यहां पे जो राइटर मतलब बताते हैं वो केवल ये है, चाइना एक तरफ है और दूसरी तरफ राइटर यहां पर भारत को रखते हैं। दोनों के बीच में कोई भी, चाइना कोई नियम बनाता है, कोई पॉलिसी बनाता है, या भारत की बात यहां पे राइटर करते हैं, भारत कोई नियम बनाता है या पॉलिसी बनाता है, दोनों एक दूसरे की पॉलिसी को क्या करते हैं, गंभीर रूप से एनालिसिस करते हैं, उसका रिव्यू करते हैं कि इसमें इंडिया का फायदा है या इंडिया का नुकसान है, या इंडिया ने जो पॉलिसी बनाई है उसमें चाइना का फायदा है या चाइना का नुकसान है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे इंडिया जो है वो क्वाड का मेंबर हो जाता है, क्वाड की स्थापना करी जाती है, तो अब चाइना के जो भी डिप्लोमेट्स होते हैं, जो इनकी फॉरेन अफेयर्स होते हैं, उनका पूरा दिमाग इस चीज में लगता है कि भाई क्वाड जो यहाँ पे बनाया गया है हिंद प्रशांत एरिया के लिए, तो यहाँ पर क्या इससे चाइना को कोई असुरक्षा महसूस होगी। चाइना का जो जासूसी जहाज है वो जब श्रीलंका के पास डॉक होता है, तो फिर यहां पर इंडिया को सोचना पड़ता है कि इससे हमारी सुरक्षा पे क्या क्या खतरे हैं। चाइना जब एलएसी में इस तरीके से जो स्टैंड ऑफ देखने को मिलता है, तो उससे यहां पर सोचना पड़ता है कि इसका क्या उपचार निकाला जा सकता है। चाइना यदि कोई पॉलिसी बनाता है, जैसे वन बेल्ट वन रोड की बात कर लें, ठीक है, या सीपेक की बात कर लें, तो इससे भारत के क्या अहित हो सकते हैं। तो ये दोनों ही देश जब एक दूसरे के पॉलिसीज के प्रति, एक दूसरे के नियमों के प्रति इस तरीके का एनालिसिस करते हैं, और बेसिकली यहां पर उदाहरण बोला जा रहा है, इसको शब्द दिया गया चाइना टेस्ट, तो इसका मतलब है चाइना जो है वो हमेशा ये टेस्ट करता रहता है कि भारत कोई भी कदम उठाएगा तो उससे चाइना के हित पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो। अब बेसिकली यहां पर राइटर ये भी बताते हैं कि इसी दौर में इंडिया यूएस रिलेशन की तुलना यहां पर राइटर करते हैं।
इस तुलना में ये बताते हैं कि जैसे देखिए यूएसए जो है वो इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। आप देखते होंगे हाल ही में यूएसए ने अपनी जो एक जिसको बोलते हैं रणनीतिक डॉक्यूमेंट निकाला, उसमें इंडिया का नाम कई बार इन्होंने मेंशन करा और खुद से ये मेंशन करा कि इंडिया जो है वो इनका रणनीतिक साझेदार है। प्लस टू वार्ता की बात कर लें, लेमोआ की बात कर लें, कॉमकासा, बैका, तो इतने सारे एग्रीमेंट यूएसए के ऑलरेडी इंडिया के साथ हैं। उसके अलावा हम बहुत सारा जो हथियार है वो यूएसए से लेते हैं। यूएसए का हमारा जो ट्रेड है वो बहुत अच्छा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जिस तरीके से क्वाड में यूएसए अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी उसने, तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करते हैं तो यूएसए को सबसे बड़ा यहां पर भागीदार देश कौन लगता है? भारत। और इसका एक ये भी फायदा हो जाता है कि भाई चाइना को काउंटर अगर यूएसए को इस एरिया में करना है तो उसे यहां पर सबसे मजबूत देश जो मिलेगा वो मिलेगा भारत। तो यहां पर राइटर बताते हैं कि इंडिया यूएस जो रिलेशंस हैं, ठीक है, वो जितने स्ट्रांग होंगे उतना ही चाइना फिर से इस चीज को सोचेगा कि अब उसे क्या पॉलिसी यहां पर बनानी है। तभी आप देखते हैं कि वो वहां पर इस एरिया में, जैसे पाकिस्तान की बात कर लें तो ग्वादर पोर्ट जो है वो वहां पर उसने अपना अड्डा बना रखा है। प्लस श्रीलंका के साथ देखिए उसकी जो समझौते हो रखे हैं, तो अपना कभी भी वो स्पाई शिप जो है वो श्रीलंका के बंदरगाहों पर डॉक कर देता है। तो इस तरीके से वो इन चीजों को भी काउंटर करने का प्रयास करता है। तो लगातार कहने का मतलब है कि जो बीजिंग है वो इस चीज को देखता रहता है कि भारत जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में किन देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी कर रहा है और वो साझेदारियां बेसिकली हैं क्या। अगर कोई निर्माण कार्य भी बॉर्डर के आसपास, एलएसी के आसपास हो रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए चाइना क्या कर सकता है, ये भी चाइना टेस्ट करता है। दूसरा यहां पर राइटर उदाहरण लेते हैं रशिया के कनेक्शन का। जैसे यहां पर यूएसए के बारे में राइटर ने बताया, ऐसे रशिया के बारे में यहां पर बताते हैं कि अब देखिए रशिया और हमारा जो संबंध है, जिस तरीके से यूएन में हाल ही में जो वोटिंग हुई, भारत ने अपने आप को एब्सेंट रखा वोटिंग में, रशिया के अगेंस्ट कोई वोट नहीं करा। और दूसरा, अगर हिस्ट्री उठा के आप देखोगे तो 1971 का वॉर हो जाए या कोई भी चीजें हो जाए, रशिया ने हमारी हर संभव मदद करी है। हमारी जो सबसे महंगी हथियारों की डील होती है वो रशिया के साथ होती है। यूएन वगैरह ने, पश्चिमी देशों ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया यूक्रेन वॉर के बाद कि इनसे ऑयल नहीं परचेज करना है, और भारत ने रिकॉर्ड ऑयल परचेज करा रशिया से। तो यहां पर हमारा रशिया के साथ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संबंध है। दूसरा यहां पर राइटर बताते हैं, देखिए अब चाइना का रोल यहां पर क्या आ जाता है ना, अगर हम रशिया से दूरी बनाना स्टार्ट करते हैं, अब ये दूरी कैसे बनेगी कि यूएसए की जो बातें होती हैं, यूएसए के जो सैंक्शंस होते हैं, अगर इंडिया उस पर अमल करना स्टार्ट कर दे तो जाहिर सी बात है रशिया से हमारी दूरियां बढ़ जाएंगी। अब ये बढ़ने का मतलब हो जाता है कि फिर रशिया और चाइना, वैसे भी वो लोग आपस में, कोई ऐसा नहीं है कि उन लोगों का कोई विरोध है, रशिया चाइना हमेशा से साथ में रहते हैं, तो और ज्यादा चाइना जो है इस चीज का फायदा उठाने का प्रयास करेगा कि वो रशिया के और ज्यादा क्लोज जाएगा। तो हमें रूस के साथ भी जो अपने संबंध हैं आगे भी बरकरार रखने हैं। तो ये था इस पूरे आर्टिकल का सार। अब देखिए मैंने आपसे कल दो प्रश्न पूछे थे, एक तो मैंने मॉस्को फॉर्मेट के बारे में पूछा था, दूसरा मैंने मोनोक्लोनल एंटी बॉडी के बारे में आपसे पूछा था। बहुत लोगों ने सही आंसर दिए। ममता ने बहुत अच्छा आंसर दिया, अनुराधा, विश्वजीत ने अच्छा आंसर करा, स्टेट ऑफ नागालैंड दिसंबर 1 1963 एकदम सही है। मिथुन कुमार ने अच्छा आंसर किया, दीक्षा ने मोनोक्लोनल के बारे में अच्छा आंसर दिया, ताहिरा, हरदीप सिंह, नयन, दीपा, सृष्टि रॉय, पूजा, रितेश, अनुराधा। मैं एक बार आपको बता भी देता हूं कि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। देखिए मॉस्को फॉर्मेट जो था ना, इसको बेसिकली बनाया गया था कि अफगानिस्तान के जो मुद्दे होते हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कैसे रखा जाए, क्योंकि देखिए यूएन के अंदर रख नहीं पाते हैं, ठीक है, सार्क के अंदर जैसे अभी उदाहरण ले लीजिए तो वो तो खैर मीटिंग ही कैंसिल हो गई, तो उसमें भी अपने मुद्दे नहीं रख पाए। तो यहां पर 2017 में ना 6 देश एक साथ आए थे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। एक तो रूस था, दूसरा अफगानिस्तान था, अपना इंडिया था, यहां पर पाकिस्तान था, ईरान था और चाइना। ये 6 देश जो थे ये एक साथ आके मॉस्को फॉर्मेट को बनाते हैं। मॉस्को फॉर्मेट के अंदर बेसिकली यही बातें होती हैं कि अफगानिस्तान के अंदर किस तरीके से शांति आ सकती है, किस तरीके से सुरक्षा स्थापित हो सकती है, अगर इनको कोई मानवीय सहायता चाहिए, ठीक है, तो वो इनकी मदद करी जा सकती है। दूसरा, जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, महिलाओं और बच्चों के साथ जो सिक्योरिटी होती है, जो इनका शोषण होता है, उसको किस तरीके से यहाँ पे समाप्त करा जा सकता है। तो ये इसके लिए यहाँ पर मॉस्को फॉर्मेट था। दूसरा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का क्या मतलब था? देखिए एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी हमारे शरीर में ऐसी चीज को बोलते हैं जो रोगों से लड़ने का प्रयास करती है, ठीक है। और एंटीजन क्या होते हैं? ये फॉरेनर्स, आप समझ लो, ये होते हैं विदेशी जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसी एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी, हमारा जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको बनाना होता है।
मोनोक्लोनल की जब बात करते हैं ना, तो क्लोनल का मतलब है क्लोन, यानी कि ये हमारे शरीर के अंदर नहीं बनेगी, ये कहीं लैब वगैरह में बनेगी और वो लैब में बनाने के बाद हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करा दी जाएगी। अब वही एंटीबॉडीज एंटीजन से लड़के इसको समाप्त करने का प्रयास करेगी, तो इसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। चलिए आज आपसे दो प्रश्न पूछता हूं। CCUS यानी कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्निक, ये क्या होती है? दूसरा, हाल ही में एक शब्द चर्चा में था, डोजी। अब मैं ये नहीं बताऊंगा, आपको हिंट नहीं दूंगा, डोजी क्या है आपको बताना है। मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सहकारिता की अवधारणा स्थानीय सामग्रियों और पारिवारिक श्रम का उपयोग करके बुनियादी ढांचे का निर्माण करने वाले समुदायों के विचार पर आधारित है, जो समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसको आप समझाएंगे। दूसरा है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या है, यह डेटा की रक्षा कैसे करता है, जो सरकारी एजेंसियां हैं उनकी जुड़ी चिंताओं के बारे में आपको बताना है। तो इनको लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं द हिंदू के नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।